देशमुख पांडे ने फोन पर किसी जासूस से बात की तो जासूस बोला, सर मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। आपके इंस्ट्रक्शन पर मैंने विधायक जी पर नज़र रखा हुआ है, तो यहाँ पर आरव आया था और वो सब कुछ बताता चला गया। पांडे ठीक है कहकर कॉल कट हो गई। सीबीआई हेडक्वार्टर रात्रि के 10 बजे। सभी गार्ड्स अलर्ट होकर पहरा दे रहे थे। तभी देशमुख वहां पर पहुंच जाता है। गार्ड, कहिए सर। पांडे ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर देशमुख पांडे हूँ। आज यहाँ पर से हमें ताम्रपत्र चोरी होने की इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे सीनियर ऑफिसर से मिलना है। सर वो अंदर हैं, केबिन नंबर 5 में। चोरी की बात सुनकर गार्ड बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया। पांडे अंदर पहुंचा जहां एजेंट 7 किसी फाइल में डूबा हुआ उसे पढ़ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर उसने गर्दन उठाकर देखा। पांडे को देखकर बोला, अरे पांडे जी, आप यहाँ कैसे? ताम्रपत्र आज चोरी हो सकता है, आप चिंता न कीजिए, वो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। इतने गार्ड्स के होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ से। और जिस लॉकर में उसे रखा गया है वहां तक पहुंचने से पहले लेजर बीम से होकर गुजरना पड़ेगा। आप निश्चित हो जाइए। 7 ने पांडे की बात को गंभीरता से नहीं लिया। सर, म्यूजियम में इससे भी ज्यादा सुरक्षा थी, फिर भी वो चोरी हो गया। जिस चोर ने उसे चुराया है वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, वो बल्कि एक मुर्दा है जो पता नहीं कैसे मगर जिंदा हो गया है। एजेंट ने पांडे की तरफ ऐसे देखा, पता नहीं उसका दिमाग खराब हो गया हो। तभी एक धड़ाम की आवाज आई। सभी अलर्ट हो गए। आवाज संभवतः पीछे से आई थी। अपनी रिवॉल्वर निकालकर 7 ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पीछे पांडे भी दौड़ा। गोलियां चलने की आवाज आने लगी। आरव ने पीछे की दीवार तोड़कर प्रवेश किया था। वो कॉरिडोर में ऐसे चलता हुआ जा रहा था जैसे उसको किसी की चिंता ही ना हो। तब उस पर गार्ड्स ने फायर कर दिए, लेकिन आरव का गोलियों से पुराना रिश्ता बन चुका था। आरव ने जैसे ही लेजर बीम को देखा तो रुक गया, पर तभी वहां लाइट आने जाने लगी। लेजर बीम बंद हो गए। तभी वहां एक गार्ड आया और उसने उसको पीछे चलने को कहा। उसके पीछे चलते हुए वो उस लॉकर तक पहुंच गया जिसमें ताम्रपत्र रखा हुआ था। लॉकर तोड़कर जैसे ही आरव पलटा तभी वहां पांडे वो एजेंट 7 पहुंच गए। पांडे ने आरव को देखा। जैसा हुलिया अब तक उसने सुना था, आरव उससे भी ज्यादा अधिक डरावना और घिनौना लग रहा था। उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स से तो कीड़े बाहर निकल रहे थे। पूरे बॉडी से ऐसी भयानक बदबू आ रही थी कि वहां से तुरंत भाग जाने का मन कर रहा था। पांडे चिल्लाता है, आरव रुक जाओ, ये सब मत करो। अपना नाम सुनकर आरव चौंक गया, किंतु फिर भी वो चलता गया। एजेंट 7 ने फायर पर फायर कर दिया। गोलियां आरव के सीने में ही कहीं खो गई। 7 को समझ आ गया कि उसका पाला किससे पड़ा है। फिर 7 और पांडे ने आरव से ताम्रपत्र को छीनने की कोशिश की और हाथापाई होने लगी।
आरब की शक्ति उन दोनों से कहीं ज्यादा अधिक थी। वो उन दोनों को मात दे रहा था। तभी रोनी निंजा बनकर वहां पर पहुंच जाती है। वो भी आरब पर धावा बोल देती है। वो भी ताम्रपत्र को हासिल करने का प्रयास करती है। ये ताम्रपत्र मेरा है, मैं इसे यहाँ से लेकर रहूंगी। रोनी ने आरब पर हाथ से प्रहार करते हुए कहा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तुम लोग इससे दूर रहो। इस पर एजेंट 7 ने रोनी पर घूसा मारना चाहा, मगर रोनी नीचे झुक गई। 7 ने आरब के पास जाने की गलती कर दी और आरब ने उसे पकड़कर दूर उछाल दिया। पांडे ने आरब के हाथ पर लात से भरपूर वार किया, जिससे ताम्रपत्र दूर गिर गया। रोनी ने उसे उठाया और वहां से ले जाने लगी, किंतु पांडे ने उसे पकड़ लिया और ताम्रपत्र उसे छीन लिया। इसी अंतराल में पांडे को नीचे गिरा दिया। पांडे ने कराहते हुए कहा, आरव, तुम ये मत करो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फैमिली को हम बचाएंगे। 7 ने आरब को उछलकर दोनों पैरों से लात मारी, जिससे आरब पीछे गिर गया। बस तभी एजेंट 7 ने दीवार में लगा हुआ बटन दबा दिया, जिससे आरब के चारों ओर लेजर बीम का घेरा बन गया। आरब कसमसाता हुआ रह गया। पांडे ने रोनी के साथ फाइट की, उसे भी पकड़ लिया गया। एजेंट 7 कहता है, हम जानते थे तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए हमने ये जाल पहले से ही बिछा लिया था। उसके बाद आरब को और रोनी को एक सेल में ही बंद कर दिया गया, जिसमें चारों ओर लेजर बीम लगी हुई थी। वो आम लेजर बीम नहीं थी, इसीलिए आरब उसे पार नहीं कर पा रहा था। आरब को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, जबकि रानी चीख रही थी कि मुझे इस दुर्गंध से बाहर निकालो, मुझे किसी दूसरे सेल में बंद कर दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी।